रिपोर्टरी है उसको देखा था और आज हम लोग फिर हम लोग देखने जा रहे हैं इनके हिस्ट्री ऑफ रिपोर्टरी को, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ द रिपोर्टरी, जिसका फॉर्मेटिव स्टेज यानी कि शुरू में जब बनना शुरू हुआ था तो उस समय के कहानी को, उस समय के इतिहास को हम लोग देखने जा रहे हैं। और यह फॉर्मेटिव स्टेज में सबसे बड़ा जो बात हम लोगों के सामने में आया है वह है आपका इमर्जेंस ऑफ डॉक्टर बॉनी गिसेंस। डॉक्टर बॉनी गिसेंस के विषय में मैं बता दूं, ये डॉक्टर हैनीमैन साहब के बहुत ही क्लोज रहे हैं और इनके द्वारा जो रिपोर्टरी का जो प्रारूप बनाया गया, इन जो रिपोर्टरी का जो सिद्धांत बनाया गया, यह सिद्धांत जो है सो पूरा कंट्रीब्यूशंस डॉक्टर बॉनी गिसेंस का ही जाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने जैसे ही रिपोर्टरी के लिए कई एक लोगों को तलाश में थे और इस तलाश में उन्हें कई एक लोग सामने में आए, कई एक लोग, लेकिन सबके कामों से वो सेटिस्फाइड नहीं थे और नहीं सेटिस्फाइड होने के कारण डॉक्टर हैनीमैन बार बार लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे और उसी बीच में डॉक्टर हैनीमैन ने डॉक्टर बॉनी गिसेंस को पहचाना और उन्होंने लगा कि ये बहुत ही सहनशील आदमी है, बहुत ही फेथफुल आदमी है। और इस समय तक डॉक्टर झार का भी बहुत अच्छा इनके साथ में संपर्क था, लेकिन डॉक्टर झार चूँकि क्लिनिशियन थे और इनके पास में काफ़ी व्यस्तता थी तो ये इससे ज़्यादा ये नहीं हो पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे रिपोर्टरी के काम में। लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन बहुत अच्छा किया है और रिपोर्टरी के विषय ये इनके इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। डॉक्टर बॉनी गिसेंस बेसिकली क्लिनिशियन नहीं थे, ये एडवोकेट थे और बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट होने के कारण ये ज़्यादा समय लिटरेचर और लिखने का काम में व्यस्त रहते थे, पढ़ने के काम में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। इससे बॉनी गिसेंस का कंट्रीब्यूशन जो है सो रिपोर्टरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर बॉनी गिसेंस जो है तो वन ऑफ द फ्यू रिमार्केबल मैन विदाउट हुम होम्योपैथिक साइंस माइट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द वाइटल लिंक। अगर बॉनी गिसेंस नहीं हुए होते तो शायद हम लोगों को रिपोर्टरी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों को नहीं मिल पाता। और वो 45 साल के उम्र में वो होम्योपैथी बहुत ही लेट एज में, कहा कि ये मैं बताया ये पहले एडवोकेट थे और बहुत ही लेट एज में ये होम्योपैथी को पढ़ना शुरू किए थे डॉक्टर हैनीमैन के संपर्क में। और 1830 में डॉक्टर हैनीमैन जबकि बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि कोई आदमी ऐसा मिले जो कि एक इंडेक्स रिपोर्टरी बना पाए, तो उस समय में इन्होंने कई एक लोगों को कहा, कई एक लोग, उसमें सबसे जो प्रमुख नाम आता है रुकर्ट, डॉक्टर ग्रॉस, डॉक्टर झार और बॉनी गिसेंस। ये लोग काफ़ी 4 व्यक्ति थे जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। डॉक्टर बॉनी गिसेंस का जो बहुत ही, चूँकि ये लीगल माइंडेड आदमी थे, ये वकील होने के कारण इनको जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था बहुत ज़्यादा था और इसके कारण डॉक्टर बॉनी गिसेंस का रिकॉग्निशन बहुत आसानी से हुआ। और डॉक्टर बॉनी गिसेंस को डॉक्टर बॉनी गिसेंस डॉक्टर हैनीमैन के विचारधारा को समझने में सबसे ज़्यादा सफल हो पाए। कहते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन के जैसा ही डॉक्टर बॉनी गिसेंस का दिमाग था, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके, क्योंकि एक साइंटिस्ट का जो एटीट्यूड होता है, जो है एग्जैक्ट साइंटिस्ट का, या इसको हम लोग कह सकते हैं डुप्लीकेट ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, है ना, डुप्लीकेट डॉक्टर हैनीमैन के जैसा ही इनका दिमाग था छोटी छोटी बातों को। इसीलिए आप जब देखिएगा रिपोर्टरी को तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अध्ययनशील और कितना लगन के साथ इन्होंने इसको किया। 1830 में डॉक्टर बॉनी गिसेंस एक रिपोर्टरी इंडेक्स को तैयार कर लिए थे अपने काम के लिए और यह हैंड रिटन था, हाथ से लिखा हुआ था और इसमें इसको देखने के बाद में लोगों ने काफ़ी इसका
सराहना किया, काफ़ी इसका अच्छा बताया और इसको छपवाने की बात करने लगे, ठीक है ना, 1830 में। तो 1832 में डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर बॉनिगिसेंस अपने पहली रिपोर्टरी बनाए, जो कि उनके पहले वाले सारे चीज़ को करेक्ट करते हुए उन्होंने इसको किया, और इसका नाम था रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज। इट वाज, इसका जो प्रस्तावना था, इसका जो प्रीफेस है, वो जो इंट्रोडक्शन जो है, सो डॉक्टर हैनीमैन का लिखा हुआ है। तो 1832 में पहली रिपोर्टरी बनी, जो कि रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एडिशन ऑफ द रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज वाज सोल्ड आउट विद इन 6 मंथ, 6 महीना में ही समाप्त हो गया। इसलिए 1833 में फिर इसका सेकेंड एडिशंस को प्रकाशित किया गया, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था इसके डॉक्टर बॉनिगिसेंस का, वह था कंप्लीटनेस, सिम्टम्स का कंप्लीटनेस, उसका ब्रेविटी एंड इजी इन कंसल्टेशंस, है ना, इजी इन कंसल्टेशन, आसानी से उसको कंसल्ट कर सके। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, सिस्टमेटिक हो, है ना, अल्फ़ाबेटिकल में हो, और बिसाइड एक्सट्रीमली लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। ये रिपोर्टरी का मुख्य आधार हुआ करता है, जिससे कि आप पर्टिकुलर सिम्टम्स और पर्टिकुलर ड्रग को पास में आप पहुंच पाएँ। हम लोग आज भी मोर और लेस जितने भी रिपोर्टरी हैं, डॉक्टर बॉनिगिसेंस के बाद के जितने भी रिपोर्टरी को आप देख रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्टरी आपका सिंथेसिस का है, और क्या कहते हैं, कंप्लीट रिपोर्टरी है, केंट रिपोर्टरी है, सारे रिपोर्टरी में डॉक्टर बॉनिगिसेंस का ही बुनियाद आपको दिखलाई पड़ेगा। उसके स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन, ड्रग्स इवैल्यूएशन, सारा चीज़ जो है, सो मोटा मोटी डॉक्टर बॉनिगिसेंस का ही फॉलो किया जाता है। थोड़ा बहुत चेंजेज आए हैं, लेकिन बुनियाद जो फाउंडेशंस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वह डॉक्टर बॉनिगिसेंस का ही फॉलो किया जाता है। डॉक्टर झार ने जो अपने चौथा एडिशन किया रिपोर्टरी का 1851 में, वह डॉक्टर बॉनिगिसेंस के सिम्टम क्रेडिट इवैल्यूएटिंग रेमेडी सिस्टम को उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा बताया, बोला कि बहुत ही परफेक्ट टाइप का ये इवैल्यूएशन सिस्टम है। रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज को फिर डॉक्टर बोगर ने 1900 में इसको फिर से ट्रांसलेट किया, है ना, वो बाहरी भाषा में था, 1900 में इसको ट्रांसलेट किया गया, और इसका नाम जो है, ये जो है सो बोगर का जो प्रीकर्सर, यानी कि बोगर्स बॉनिगिसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्टरी, डॉक्टर बोगर की रिपोर्टरी का नाम है बॉनिगिसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टरी, जिसके फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश किया गया था 1905 में, वह डॉक्टर बोगर ने पहले इसको ट्रांसलेट किया, रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। उसके बाद में उन्होंने बोगर अपना बॉनिगिसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्टरी की रचना की। Later on, with the help of his manuscript of proposed second editions and assistance from his wife, Dr. late Boger, second and enlarged editions was published posthumously in 1937. ये डॉक्टर बोगर का जो ये रिपोर्टरी है, बोगर बॉनिगिसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टरी, ये फिर बाद में उनके मरणोपरांत 1937 में इंडिया में पब्लिश हुआ। पहला तो आपको वो अपने पब्लिश करवाए थे 1905 में, लेकिन उसके बाद में 1937 में इंडिया में पब्लिश किया गया था। रॉय एंड कंपनी मुंबई में पहला पब्लिकेशन आया। डॉक्टर बॉनिगिसेंस ने हैनीमैन के सारी बातों को स्वीकार किया था और उसी को वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। डॉक्टर बॉनिगिसेंस एक्सेप्टेड एंड फॉलोड द फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्टर हैनीमैन। और ये फंडामेंटल क्या है डॉक्टर हैनीमैन का? फंडामेंटल पहला है, नथिंग कैन बी नोन ऑफ ए डिजीज एक्सेप्ट थ्रू द सिम्टम्स। रोग के विषय में लक्षण के सिवा और किसी भी साधन से रोग के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इट इज द पेशेंट हु इज इल एंड नॉट हिज पार्ट और हिज ऑर्गन। यह रोगी बीमार होता है, उसका शरीर बीमार नहीं होता है। रोगी के बीमार होने के कारण शरीर पर प्रभाव होता है। और सिम्टम्स आर द ओनली अनफेलिंग गाइड टू द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी।
और लक्षणों के माध्यम से ही हम लोग केवल दवा का चुनाव कर सकते हैं। और peculiar characteristics individualizing symptoms as against the common symptoms denotes the similar remedy। ये जो peculiar remedy symptoms होता है, characteristic symptoms होता है, individualizing symptoms होता है, ये जो है सो इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स होता है, ये जो है सो आपको सिमिलर रेमेडी को इंडिकेट होता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई एक लक्षण के माध्यम से हम रोगी की पहचान नहीं कर सकते हैं। कोई एक लक्षण के माध्यम से रोगी की पूरी पहचान नहीं की जा सकती है। रोगी की पहचान करने के लिए हमें उसका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। ये 4 मुख्य फंडामेंटल है डॉक्टर हैनीमैन का, जो कि हम लोगों के लिए भी आगे चल करके या प्रैक्टिस करने के लिए इन 4 बातों को ध्यान देना आवश्यक है। और इसी 4 बातों को ध्यान में रख करके बॉनिगेसेंस ने अपनी रिपोर्टरी की रचना की। फिर बॉनिगेसेंस ने जो अपना जो विचारधारा, इसके आधार पर, इन 4 बातों के आधार पर उन्होंने जो विचारधारा बनाया उसको कहते हैं जनरलाइजेशंस ऑन ग्रैंड स्केल। इन्होंने बृहत रूप से सिम्टम्स का जनरलाइज किया। फिर प्राइम इंपॉर्टेंस टू द मॉडलिटी, इन्होंने मॉडलिटीज को इनमें बहुत सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और हाई इवेल्युएशन ऑफ द कॉन्कॉमिटेंट, और कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल जनरल, और फिजिकल जनरल को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। और मेंटल का जो है, मेंटल सिम्टम्स को केवल डिफ्रेंसिएशन के लिए डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने इस्तेमाल किया। तो ये 4 बातें जो हैं, ये 5 बातें जो हैं, ये डॉक्टर बॉनिगेसेंस का प्रिंसिपल है। और इसी आधार पर बॉनिगेसेंस ने अपने रिपोर्टरी को रचना किया। सिम्टम्स को यहाँ कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं, सभी जनरल सिम्टम्स, सभी पर्टिकुलर सिम्टम्स को इन्होंने जनरल सिम्टम्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए जनरलाइजेशन ऑन ग्रैंड स्केल कहते हैं। सभी मॉडलिटीज को इन्होंने प्राथमिकता दी, क्योंकि मॉडलिटी के माध्यम से रोगी की पहचान जल्दी होता है, रोगी का वातावरण में क्या स्थिति है उसकी पहचान होती है। और कॉन्कॉमिटेंट जो मेन सिम्टम्स के साथ में आने वाले सिम्टम्स को भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। और रोगी को पहचानने के लिए कहा कि पहले उसके शरीर को पहचानो, फिजिकल जनरल को पहचानो। इसीलिए फिजिकल जनरल को सिम्टम्स को इन्होंने महत्व दिया। और मेंटल को इन्होंने कहा, मेंटल को इन्होंने नकारा नहीं, मना नहीं किया, कहा कि मेंटल के आधार पर एक रोगी को दूसरे रोगी से आप अलग कर सकते हो। तो ये 5 बात को मुख्य ध्यान में रखना है पड़ता है जब हम रिपोर्टराइज करते हैं बॉनिगेसेंस के मेथड से, केंटियन ये हैनीमैन के कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो ये हम लोगों को 5 बातें बॉनिगेसेंस का आधारशिला है या फाउंडेशन स्टोन है। इसके बाद में बहुत सारे रिपोर्टरी और आए, है ना। डॉक्टर बॉनिगेसेंस के बाद में बहुत सारे रिपोर्टरी आए, डिफरेंट ऑथर्स भी आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इसको कंपाइल किया। जैसे कि 1832 में इनका जो बॉनिगेसेंस का रिपोर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक जो मैंने बताया वो। फिर 1833 में ग्लेजर ने पहला अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपोर्टरी बनाया था, जो कि 165 पेज का है। फिर 1833 में रिपोर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स हैनीमैन के द्वारा प्रीफेस किया गया, सिम्टम देखा गया। फिर डॉक्टर जार जो है सो अपना एक 1052 पेज का पहली रिपोर्टरी को बनाया था। उसका सेकेंड वॉल्यूम में 200 पेज था। 1052 पेज फर्स्ट वॉल्यूम में, 1254 पेज सेकेंड वॉल्यूम में, और लास्ट वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम में 200 पेज का ये डॉक्टर जार का है। फिर 1835 में डॉक्टर हैनीमैन ने डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने एक नई रिपोर्टरी बनाई, जिसको कि रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक बोलते हैं। फिर 1836 में डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने एन अटेम्प्ट टू शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी। ये बहुत बड़ा काम है, रिलेशनशिप, दवाओं का आपसी संबंध। और इसलिए डॉक्टर बॉनिगेसेंस को फादर ऑफ रिपोर्टरी माना जाता है और फादर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज भी माना जाता है। डॉक्टर बॉनिगेसेंस फादर ऑफ रिपोर्टरी हैं और फादर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी भी माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर 1837 में रोफ ने रिपोर्टरी
पब्लिश्ड एट स्टुटगार्ट में पब्लिश किया था, जो कि 236 पेज का था। फिर 1838 में डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने रिपोर्टरी बनाया, जो कि अंग्रेजी में पब्लिश हुआ था एलेंसटाउन एकेडमी के द्वारा। फिर 1840 में रोफ ने एक रिपोर्टरी बनाया नोसोलॉजी का, जिसका कि जर्मन में ट्रांसलेट किया गया ओकी हम्फ्रे के द्वारा, और फिर बाद में अंग्रेजी में भी इसको ट्रांसलेट किया गया, 254 पेज का था। 1843 में लैफिटे होम्योपैथिक रिपोर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी को बनाया था, और ही वाज द फर्स्ट पर्शियन होम्योपैथ, और ये थे जिन्होंने कि ओरिजिनल रिपोर्टरी बनाया था फ्रेंच लैंग्वेज में 975 पेज का। 1845 में बॉनिगसेंस का फेमस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स हम लोगों के साथ आज जो हम लोग रिपोर्टरी यूज करते हैं वह बॉनिगसेंस का थेराप्यूटिक, और जो भी बातें की जाती हैं वह थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स किया जाता है, क्योंकि यही जो है सो बेसिक रिपोर्टरी का फाउंडेशन बुक माना जाता है। 1845 में यह प्रकाशित हुआ था। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय हैम्फेल, है ना। उसको बाद में फिर अंग्रेजी में हैम्फेल किया गया, फिर बाद में ओकी ने भी किया था, और फिर एलन ने इसको पब्लिश किया था नया कुछ मॉडिफाई करके। और लास्ट एंड करेंट एडिशंस जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो डॉक्टर रॉबर्ट ने किया था 1935 में, और उन्होंने इसको एडिट किया था, और इसके अंदर में कई एक मॉडिफिकेशंस किया गया। तो ओरिजिनल जो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स है वह कालांतर में समय के साथ में उसमें परिवर्तन होते चले गए, मॉडिफिकेशन हो गए, और अभी वर्तमान में जो यूज हो रहा है वह रॉबर्ट का यूज हो रहा है। फिर 1847 में हेम्फेल ने बॉनिगसेंस का रिपोर्टरी को बनाया, और 1847 में बॉनिगसेंस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को फिर एडिट किया गया था ओकी के द्वारा, है ना। फिर झार ने 1847 में डॉक्टर झार ने 1847 में एक रिपोर्टरी बनाया, जो कि होम्योपैथिक मेट्रिया एंड रिपोर्टरी एडिटेड बाय पीएफ क्यूरी कहते हैं। फिर 1848 में क्लॉफर म्यूलर ने सिस्टेमेटिक अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी बनाया, जो कि 940 पेज का था, ठीक है ना। 1849 में म्यूर ने 367 पेज का बनाया रियो डी जेनेरियो में। 1851 में ब्रायंट ने भी एक रिपोर्टरी बनाया, जिसको पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन कहते हैं, जो कि 352 पेज का होता है, न्यूयॉर्क में ये है, और अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी था ये। 1853 में पोसार्ट ने एक रिपोर्टरी बनाया, जिसका नाम था रिपोर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होम्योपैथिक रेमेडी, जो कि 700 पेज का था, और पोथेन में ये पब्लिश किया गया। फिर 1853 में ही झार का न्यू मैनुअल फिर आया, जिसको कॉडेक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टरी है, जिसका वॉल्यूम 3 को बनाया गया था, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया हेम्फेल और क्विन के द्वारा। 1835 में फ्रेड हम्फ्रे डिसेंट्री एंड इट्स रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन, है ना, ये बनाया। ये देखिए रीजनल रिपोर्टरी का ये शुरुआत है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टरी का प्रकाशन हुआ 1854 में। ये लिप्पे का रिपोर्टरी होता है, रिपोर्टरी ऑफ द कंपैरेटिव मेट्रिया मेडिका, जो कि 144 पेज का है। इस रिपोर्टरी को, लिप्पे के इस रिपोर्टरी को डॉक्टर केंट के रिपोर्टरी की आधारशिला माना जाता है। डॉक्टर केंट इस रिपोर्टरी को बेस करके अपना रिपोर्टरी का रचना किए थे, ठीक है ना। फिर है 1859 में चैप्टर साइफर रिपोर्टरी बना, है ना, इंग्लिश में, जो कि 600 पेज का है, और इसको इलाज किया गया, और इसमें 1878 पेजेज हैं 10 फर्स्ट एडिशन में। फिर बाद में चल करके इसमें 1030 पेजेज हुए डायस्टल में, और ये फिर 1859 में झार का न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका विथ पोस्टर्ट एडिशंस। ये सारे चीज परिवर्तन हुए, इसका उसका मिला करके चलता रहा,
और 5वां एडिशन रिवाइज्ड एडिशन जो है सो ट्रांसलेटेड हेमफिल का हम लोगों के सामने में आता है। अब इसी बीच में इंग्लैंड में भी कुछ रिपोर्टरी बन रहे थे जो कि 1832 से लेकर के 1859 तक आता है ना, जिसमें बक्स का रीजनल सिम्टोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल डिक्शनरी आता है, हेमफिल का रिपोर्टरी आता है, रिपोर्टरी बाय क्यूरी आता है, और फिर हेनीमैन सोसाइटी रिपोर्टरी बाय ड्रेसडेल एंड डजन का आता है। ये आपको इंग्लैंड के में हुआ, वो सब जर्मनी में हो रहा था, पेरिस के आसपास में हो रहा था, लेकिन ये सब जर्मनी में। इतने सारे रिपोर्टरी जो हैं सो हम लोगों के सामने में आता रहा है, और हम लोग इसका इस्तेमाल अध्ययन किए। ये सारी चीज़ को जानने से आपको ये लाभ होता है कि आप जो है सो इस रिपोर्टरी के विकास हिस्ट्री को जानने से इसके कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, इसको हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को अध्ययन होता है। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को आज के लेक्चर में हमने इस चीज़ को बताने का कोशिश किया है कि ये रिपोर्टरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप लोग के पास में थोड़ा सा अभी समय है, अगर आप चाहेंगे तो अभी हम लोग कुछ पूछ सकते हैं। नाउ अभी कुछ समय है हम लोगों के पास में सवाल जवाब के लिए। इस अभी आज जो मैंने रिपोर्टरी का छोटा सा इतिहास बनाया, जो प्रारंभिक इतिहास है, क्योंकि इतिहास को कई एक टुकड़ों में मैंने रखा है आप लोगों के लिए,